देवरानी का ठेले का, जेठानी का घर का खाना। माँ जी, खाना लग गया है, आप लोग बैठ जाइए। ला, खा लेती हूँ। वैसे भी आज भर ही खाना है, इसके बाद वैसे भी नितिन की शादी हो जाएगी। छोटी बहू आएगी तब बढ़िया बढ़िया बना कर खिलाएगी। माँ जी, मैं इतनी मेहनत से चक्की पे आटा पीसती हूँ, सब्जी बनाने के लिए सिलबट्टे पर मसाले पीसती हूँ, सिलबट्टे पर ही दाल चटनी पीसती हूँ कि खाने में स्वाद रहे, और आपको तो मेरे खाने की बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। अरे बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपने मुझे बंदर कहा, मैं आपको बंदर दिखती हूँ? माँ जी, गुस्सा मत होइए। अरे बहू, रहने दे। और तुम, बहू इतने प्यार से, इतनी मेहनत से इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, और तुम हो कि उसकी तारीफ करने के बजाय उसी को बोल रही हो। अरे थक गई हूँ मैं आपकी बहू का ये खाना खा खा के, अब मुझे कुछ बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाना है। राम प्यारी का ऐसा स्वभाव देखकर सरिता बहुत ही उदास हो जाती है। नितिन की शादी हो जाती है और नई बहू घर में प्रवेश करती है। आओ नई बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। उम्मीद है कि आज के बाद तुम हमारे घर को अपने स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से भर दो। अरे अभी तो मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और माँ जी को अभी से मेरे हाथ का खाना खाना है। ना जाने आगे यहाँ क्या क्या होगा। अलर्ट हो जा पायल। आओ बहू, कलश गिरा के अपना घर में प्रवेश करो। नई बहू घर में प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जानवी पायल को उसके कमरे तक छोड़ आती है। अगला दिन होता है और आज पायल की पहली रसोई है। छोटी बहू एक नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। हाथों में चूड़ी, गहने, बनारसी साड़ी, नथ और मांग टीके में आज पायल बहुत सुंदर लगती है। छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, हमारे लिए कुछ अच्छा और स्वादिष्ट चीज बनाना। लगता है माँ जी को ढंग से खाना नहीं मिलता, तभी तो इतनी सुंदर नई बहू इनके सामने खड़ी है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी है। अरे अब कैसे बताऊं इन्हें कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। पायल किचन में अपनी पहली रसोई के लिए आ जाती है और खिड़की के पास खड़े होकर सोचने लगती है, क्या बनाऊं माँ जी के लिए। ऐसा करती हूँ, यूट्यूब से देखती हूँ, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, काश बाहर से मंगवा कर दे पाती। पायल अभी सोच ही रही होती कि तब तक खिड़की के बाहर से आवाज आती है, चाउमीन चाउमीन, तीखी और मजेदार चाउमीन। अरे वाह, क्यों ना इस ठेले से ही खरीद कर पहली रसोई में सर्व कर दिया जाए। हाँ भैया, ओ भैया जरा सुनिए, 4 प्लेट चाउमीन, चिली पनीर, मोमोज और पाव भाजी पैक करके दे दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतने धीरे से क्यों बोल रही हैं? अरे भैया जल्दी दे दो ना, क्या पंचायत करने लगे आप भी। राजू पायल के कहे अनुसार सब कुछ दे देता है। पायल भी वही सब जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सालों बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, सच में पायल बेटा, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ, तुम्हें ये तला भुना मसालेदार खाना ही पसंद आएगा। अरे बड़ी बहू इतने मन से और प्यार से जो बनाती है, वो तो तुम्हें हर जहर ही लगती है। कोई बात नहीं पापा जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। बातें चली रही होती हैं कि तुरंत जानवी वहाँ पहुँच जाती है। माँ बाहर चाउमीन वाला आया है, मुझे चाउमीन खाना है, मैं तो जा रही हूँ लेने। ओह नो, अगर जानवी वो चाउमीन घर में ले आई तो मेरी तो सारी पोल अभी ही खुल जाएगी। कुछ कर पायल, कुछ कर। खबरदार जानवी, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घर में बाहर से खाना नहीं आता। अगर तुम्हें चाउमीन खाना है तो ये खाओ, ये जो तुम्हारी नई भाभी ने बनाया है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। जानवी भी पायल की पहली रसोई का खाना खाती है। वाकई भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लग रहा है आपने ठेले से ही से मंगवाया है। तुम क्या ही जानो कि ये कहाँ से आया है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। सब खाना खाते और सरिता सब कुछ खड़े होकर सुन रही थी कि सब कैसे उसके खाने से बोर हो गए और पायल के खाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। रात हो जाती है और अब खाना बनाने का समय हो चुका था। दोनों देवरानी और जेठानी रसोई घर में आती हैं। बताइए भाभी, मैं आपकी क्या हेल्प कर दूं? पायल, इस घर में सबको तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, ऐसा करो तुम बताओ कि क्या और कैसे बनाना है। मैं? अरे नहीं भाभी, खाना आप ही बनाइए, और वैसे भी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ फास्ट फूड बनाना ही आता है। लेकिन पायल, हर दिन हम फास्ट फूड तो नहीं खा सकते ना। चलो ठीक है, आज तुम मुझे खाना बनाते हुए देख लो और सीख भी लो, उसके बाद तुम खाना बनाना। सरिता खाना बनाती है और सर्व करती है। ये क्या, आज फिर से तुमने वही पुराना खाना बना दिया? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे लगा सुबह फास्ट फूड खा के आप लोगों का पेट नहीं भरा होगा, इसलिए अभी पूरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है।
अरे लेकिन मुझे पायल के हाथों का खाना चाहिए जैसे सुबह खाई थी। देखो पायल, अब से सुबह और शाम दोनों वक्त तुम ही खाना बनाओगी। जी मम्मी जी। अरे क्या मम्मी जी, कहाँ से बनाएगी जब तुझे आता ही नहीं है? तो ऐसा करूंगी, खिड़की से ही ठेले वाले भैया से ऑर्डर करा लूंगी और थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी। ये सही है। अब पायल रोज रोज सुबह शाम घर वालों को कभी चाउमीन, कभी छोले भटूरे, कभी मोमोज और कभी पाव भाजी खाने में खिलाने लगी कि एक दिन, अरे बाप रे, न जाने मेरे पेट में इतना दर्द क्यों है। माँ ये क्या किया आपने? क्या जरूरत थी आपको ऑयली चीजें खाने की? हाँ तो क्या? अरे इस उम्र में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और आप हैं कि अरे अब तुम लोग मुझे ही कोसते रहोगे या मुझे अस्पताल भी लेकर चलोगे? अशोक और नितिन रामप्यारी को अस्पताल लेकर जाते हैं और पीछे से बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? क्या कोई परेशानी वाली बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी की तबीयत ठेले वाला खाना खाने की वजह से हुई है? देखिए इस उम्र में अक्सर पेट खराब हो जाता है, इसलिए खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकती है। अब से आपको इन्हें सिर्फ मूंग की दाल खिचड़ी देनी है सुबह और शाम। भगवान की कृपा है कि मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला। अरे ये डॉक्टर क्या बोल रहा है, मैं और खिचड़ी? माँ आपको मानना ही होगा डॉक्टर की बात। डॉक्टर के कहने पर रामप्यारी को जबरदस्ती खिचड़ी खिलाई जाती है, जिससे कई दिनों तक खाकर वो बहुत तंग आ चुकी थी। बारिश का मौसम हुआ है, कितने दिन हो गए कुछ चटपटा नहीं खाया। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ, आपने बुलाया? बहू बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का चटकेदार कुछ खाए हुए, बारिश भी हो रही है, जा कुछ बना ला। माँ अभी आपकी तबीयत सही हुए ही कुछ दिन हुए हैं, अभी आपको वो सब नहीं खाना चाहिए। तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? जितना कहूँ उतना कर। जाओ और जल्दी से मेरे कुछ बना कर लाओ। पायल मजबूर होकर रसोई में जाती है। अगर फिर से माँ को ठेले वाला खिलाया तो माँ बीमार पड़ जाएंगी। ऐसा करती हूँ, यूट्यूब से देख के खुद ही बना लेती हूँ। पायल वैसा खाना बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रामप्यारी को खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि असल में वो ठेले वाला होता ही नहीं था। कई बार पायल ने ठेले जैसा खाना घर पर भी बनाने की कोशिश की, लेकिन रामप्यारी को कभी खाना पसंद नहीं आता कि एक दिन, देख पायल, अगर तूने मुझे पहले जैसा खाना खिलाया तो ये सोने के कंगन जो तुझे पसंद है वो मैं तुझे दे दूंगी। क्या सच में माँ जी? मैं अभी आपके लिए वैसा खाना लेकर आती हूँ। सरिता को कुछ ठीक नहीं लगता और वो पायल के पीछे जाती है और देखती है कि पायल एक ठेले वाले से खाना खरीद रही होती है। क्या पायल ठेले वाले से खाना लेकर माँ जी को खिलाती है? तो ये है पायल के स्वादिष्ट खाने का सीक्रेट। आज बताती हूँ सबको। पायल खुशी खुशी अपनी सास को ठेले का खाना सर्व करती। रामप्यारी खाने ही जाती है, वैसे ही सरिता रोकते हुए बोलती है, माँ जी ये देखिए, ये खाना मैं बाहर वाले ठेले वाले से लेकर आई हूँ। ये क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम्हें नहीं पता कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ? इतने दिनों से पायल के हाथों का जो खाना आपको पसंद आ रहा था माँ जी, वो भी बाहर के ठेले का है, जिसे हर बार पायल रसोई की खिड़की से ले लेती थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप एक बार चख लीजिए। और माँ जी, आपकी तबीयत भी इसी ठेले के खाने से खराब हुई होगी। क्या ये सच है छोटी बहू? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तुम्हें पता था कि हमारी तबीयत खराब हो गई इस खाने से, फिर भी तुम दोबारा हमारे लिए ये लेकर आई? मैं लालच में पड़ गई थी माँ, मुझे लगा सोने का कंगन मिल जाएगा, अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद से पायल ठेले का खाना खरीदना बंद कर देती है। घर पर ही अपनी जेठानी से घर का खाना बनाना सीखती है और सभी घर वाले घर का ही खाना खाते हैं। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह वैभवी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद, आई माँ, खाना बनाते बनाते मुझे तो बहुत तेज टॉयलेट आ गई। एक काम करती हूँ, खाना डाइनिंग टेबल पर रख के पहले टॉयलेट चली जाती हूँ। अब वैभवी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर वॉशरूम जाती है, तभी वहां से गुजरती है अर्चना। अरे देवरानी जी ने खाना तैयार कर दिया, चलो मैं इन सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। अर्चना डाइनिंग टेबल पर सबके लिए प्लेट लगाती है, फिर सबको खाना परोसती है। पूरा परिवार खाना खाना शुरू करता है। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा पापा जी और सब्जी दूं? रोटी लेंगे आप? माँ जी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बहू, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रिंस कपिल, तुम दोनों ने तो कुछ लिया ही नहीं, खाना अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तभी वहाँ वैभवी आती है ये सब देखकर। अरे जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मैं आ तो रही थी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने, फिर आपको खाना लगाने की क्या जरूरत थी? वैभवी, मुझे लगा कि तुम इतना सारा खाना बनाकर थक गई होगी, इसीलिए मैं खाना परोसने लगी।
पर जेठानी जी खाना बनाया तो मैंने थे ना, फिर आप उसे कैसे परोस सकती हैं? अरे राई का पहाड़ बनाना जरूरी है क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी को? अब एक शब्द में तुम दोनों के मुंह से मैं सुन ना लूं। अब इस तरह अर्चना दोपहर और रात में भी वैभवी के बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और सबके खा लेने के बाद डाइनिंग टेबल को कपड़े से साफ कर रही होती है। क्या जेठानी जी, मैं जब से आई हूँ तब से आपको 3 टाइम बस डाइनिंग टेबल पर कपड़ा मारते हुए खाना परोसते हुए देख रही हूँ, जैसे डाइनिंग टेबल तो जेठानी जी किसी ने आपके ही नाम कर दी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अगले दिन चंदा के घर में ममता, गायत्री, सुमित्रा उससे मिलने आती हैं। छोटी बहू जा फटाफट कुछ खाने को बना ले, ये तीनों बहुत दूर से आई हैं। जी सासू माँ, वैसे जेठानी जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगी, तू जाकर सारा पकवान बना ले और जब बन जाए तो अपनी जेठानी को बता दियो, वो डाइनिंग टेबल पर सबको खिला देगी। ठीक है माँ जी। अब वैभवी गुस्से से तिलमिलाती हुई खाना बनाते हुए, लगता है जेठानी जी ने तो कुछ ज्यादा ही दबदबा बना रखा है। आज तो सासू माँ भी जेठानी जी का ही साथ दे रही थी, जैसे मानो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम है। पर आज तो खाना डाइनिंग टेबल पर मैं ही परोसूंगी। अब गर्मी में पसीने से तर होकर वैभवी किचन में सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है कि तभी अचानक उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। अरे इस वक्त किसने मुझे कॉल कर दिया? अच्छा खासा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने जा रही थी। कोई नहीं, फटाफट से फोन पर बात करके आती हूँ। अब वैभवी हॉल में आकर फोन पर बात करने लगती है। दूसरी तरफ चंदा रसोई में बने हुए खाने को देखकर रसोई से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, बड़ी बहू, तेरी देवरानी ने किचन में खाना बना लिया है। मैं सभी खाने को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, तू सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा दे। ठीक है माँ जी। अब एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर अर्चना सबका खाना परोसने लगती है। खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ, खाना तो तकरीबन बहुत अच्छा बना है। दूसरी तरफ फोन पर बात करती वैभवी, अरे अरे कोमल, तू फोन रख, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना परोसना था। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ फोन रख, तू ही है जो बात बना रही है। अब जब तक वैभवी डाइनिंग टेबल के पास आती तब तक मेहमान खानों का चटकार लेते हुए अर्चना की तारीफ कर रहे होते। ये सब देख वैभवी गुस्से में डाइनिंग टेबल से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, जेठानी जी, आप अपने आप को समझती क्या हो? जब खाना बनाती मैं हूँ तो परोसूंगी भी मैं ही ना, लेकिन हर बार किचन में काम मैं करती हूँ और डाइनिंग टेबल पर खाना आप परोसती हो, और जैसे किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम हो। ये कैसी बात कर रही हो वैभवी? मैं तो बस। क्या हो गया छोटी बहू? बड़ी बहू को साइड में ले जाकर उससे क्या खुसुर फुसुर कर रही है? जा सभी जूठे बर्तनों को जाकर किचन में साफ कर दे। रुकिए देवरानी जी, मैं अभी डाइनिंग टेबल साफ करके सारे जूठे बर्तन इकट्ठे आपको दे देती हूँ, इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। कैसे महान बन रही है मेरी जेठानी इन 2 काम को करके। बहुत बहुत मेहरबानी जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब अर्चना कपड़े से डाइनिंग टेबल को साफ करके सारे जूठे बर्तन वैभवी के हाथ में देती है, वहीं किचन में बर्तन को मांजती वैभवी। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी जेठानी जी शुरू से ही किचन से दूर भागती हैं, या मेरे आते ही इनके भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जो किचन में कदम रखने से पहले इन्हें मौत आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब वैभवी भी अकेले किचन को संभाल कर परेशान हो चुकी होती है। तभी एक दिन वैभवी झूठा सरदर्द का बहाना करके अर्चना से कहती है, जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, क्या आप किचन में जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी? देवरानी जी, मैं नहीं बना पाऊंगी आपके लिए चाय। अगर किचन के बाहर का कोई काम है तो बोलिए, मैं वो कर देती हूँ। नहीं जेठानी जी, मुझे तो 1 कप चाय ही पीनी है, मेरे सर का दर्द चाय पीकर ही ठीक होता है। तभी वहाँ आती चंदा ये सारा नजारा देखकर, छोटी बहू, यह क्या कर रही है तू? जब बड़ी बहू कह रही है कि वो किचन का कोई काम नहीं कर पाएगी तो जबरदस्ती उसे चाय बनाने को कहना जरूरी है? जाकर खुद बना ले और मेरे लिए भी बनाना। बहू, 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अब वैभवी गुस्से से भनभनाती हुई किचन में आकर चाय बनाने लगती है। देखा कैसे सासू माँ जेठानी जी के पक्ष में बोल रही थी, जैसे सासू माँ ने तो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम कर दिया हो। अरे मैं तो इस किचन की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, क्योंकि जेठानी जी तो किचन में कदम रखती ही नहीं है। तभी उस रात वैभवी अपने पति कपिल से लड़ती हुई, कपिल, कपिल, ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या है वैभवी? होगा क्या कपिल? तुम मुझे एक बात बताओ, बहू के हिस्से में उसका पति, उसके ससुराल वाले, उसका घर, सब कुछ आता है ना, पर तुम्हारे इस घर में सिर्फ मेरे नाम एक किचन ही क्यों किया हुआ है? और सब कुछ क्यों नहीं? और मेरे साथ तुम्हारी बड़ी भाभी, वो कभी किचन में क्यों नहीं आती? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में क्या दही जमा रखी है तुमने? मैं क्या बोलूं वैभवी,
मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे नाम जो भी काम आया है तुम उसे बखूबी निभाओ। मतलब यही ना कि तुम्हारे पास भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपनी जेठानी के किचन में ना आने का रहस्य जानने की जिज्ञासा वैभवी के दिमाग में चरम सीमा पर पहुंच जाती है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता। इसलिए अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता, दोनों के पति मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं। वहीं सास मंदिर चली जाती है, ससुर अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वैभवी किचन में एक टेप रिकॉर्डर पर तेज तेज डर के चिल्लाने की आवाज के साथ ड्रामा करती हुई कहती है, बचाओ बचाओ जेठानी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी किचन में आइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जेठानी जी। टेप रिकॉर्डर पर डर की आवाज और वैभवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्चना घबरा जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह घबराती हुई पहली बार किचन के अंदर कदम रखती है, जहां किचन का गैस ऑन होता है, जिसमें से वन्नाटेदार लौ निकल रही होती है। और आग को देखते ही अर्चना अपना सर पकड़कर तेज तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर? आओ देखो, आग लग गई, आग। अब सिलेंडर फट जाएगा और हम सब आग में जलकर मर जाएंगे। तभी मंदिर से आती हुई चंदा बहू की आवाज सुनकर भगकर किचन में घुसती है। कुछ नहीं हुआ बड़ी बहू, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, शांत हो जा। छोटी बहू, अर्चना यहाँ कैसे आई? तुझे कहा था ना बड़ी बहू को किचन में नहीं आने देना। पर जेठानी जी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही हैं? अब कुछ देर में कपिल और प्रिंस भी वहां पहुंचते हैं और अर्चना को उठाकर सोफे पर बिठाते हैं। उसके मुंह पर ठंडा पानी डालते हैं। अर्चना तुम ठीक तो हो ना? देखो सब ठीक है, कहीं कोई आग नहीं लगी। अब मैं पहले से ठीक हूँ। अरे कोई मुझे बताएगा कि जेठानी जी के साथ ये हुआ क्या किचन में जाते ही? छोटी बहू, तेरी जेठानी के दिल में एक सदमा बैठा हुआ है। कैसा सदमा माँ जी? दरअसल वैभवी कई साल पहले तेरी जेठानी की माँ रसोई में खाना बना रही थी और अचानक रसोई की सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फटने की वजह से अर्चना की माँ की दर्दनाक मौत हो गई। पर यही सदमा अर्चना के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके कारण वह किचन में जाने से बहुत डरती है। तेरे इस घर में आने से पहले रसोई का सारा काम मैं खुद संभालती थी। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी, पर आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया। कोई बात नहीं देवरानी जी। इस दिन के बाद से वैभवी खुद अपनी जेठानी को धीरे धीरे रसोई में आना सिखाती है और देखते ही देखते अर्चना का डर भी किचन के प्रति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन को संभालने लगती है।